रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। My name is Sakshi and today I am going to tell you about audit documentation. सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट अगर हम जनरली देखें तो कुछ भी चेकिंग करते हैं हम, या फिर कुछ भी स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है क्या नहीं किया है वो होता है। पर अगर हम कोरली देखें तो ऑडिट का एक मीनिंग बताती हूँ। ऑडिट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन of an entity, whether profit oriented or not, irrespective of its legal size or form, for the purpose of giving an opinion on the financial information. ठीक है। तो अगर हम मतलब कि अगर कोरली देखें तो जब भी हम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करते हैं, कोई भी ऑडिट अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करता है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है या नहीं, तो उसी को हम ऑडिट करना बोलते हैं। ठीक है। तो अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 जो ऐसे है, ऐसे 230 के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन। ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, AP A एंड C। AP से आएगा ऑडिट प्रोसीजर, A से आएगा ऑडिट एविडेंस, C से आएगा कंक्लूजन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम साथ में दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग पेपर्स। ठीक है। अब इसकी हम नेचर और पर्पस जानते हैं। तो जो नेचर है वो है क्या है, ये मतलब बेसिकली क्या है, ये क्या है, एक एविडेंस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ एन एविडेंस of the basis of auditor's conclusion, and the audit was planned and performed according to the legal rules and regulatory framework. ओके। नेक्स्ट जो है उसका पर्पस क्या है। ठीक है। ये सबसे पहला पर्पस है कि ये प्लान एंड परफॉर्म करने में हेल्प करता है एंगेजमेंट टीम की। दूसरा है सुपरवाइज करने में। ठीक है। तो सुपरविजन में हम दो चीज़ें याद रखेंगे, डायरेक्ट किसको करेगा ये, ऑडिट वर्क को, और रिव्यू किसको करेगा, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ठीक है। तो सुपरविजन भी हो गए, प्लान एंड परफॉर्म भी होगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अनेबल करता है ये एंगेजमेंट टीम को कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है वर्क से रिलेटेड। उसके बाद आएगा फ्यूचर ऑडिट के लिए भी हेल्पफुल है ये, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है, जो हेल्प करता है फ्यूचर ऑडिट के टाइम पे भी। फिर ये इंस्पेक्शन में भी हेल्प करता है हमारे को, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, चाहे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से रिलेटेड है, चाहे कोई भी है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फ्रॉड और एरर। ठीक है। तो अब गैस करो कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर, ऑडिटर की कि मैनेजमेंट की। यस। तो ये किसकी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। ऑडिटर की नहीं है। क्यों ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है, ड्यू टू द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। ठीक है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सब्सिक्वेंट ऑडिट के बाद हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल में स्टेटमेंट या कुछ भी था, फ्रॉड या एरर हुआ, तो हम उसको क्या मानेंगे कि फेलियर हो गया ऑडिट का। यस और नो। नो। नो, हम फेलियर कब नहीं मानेंगे, अगर जो फ्रॉड था वो डीप लेट डाउन था किसी अकाउंट्स या वर्क्स में। ठीक है। और ऑडिटर ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो विदाउट एनी निगलेक्शन या फिर नेग्लिजेंटली परफॉर्म नहीं किए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने निगलेजेंटली परफॉर्म किया कि निगलेक्ट किया कुछ कि नहीं किया। हमें पता चलेगा कि देखो अगर ऑडिटर ने अच्छे से अपने लॉ जो एसेस था और लॉज एंड रेगुलेशंस थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है, तब मतलब कि उसने नेग्लिजेंटली परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है।
तो हमने उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया कि हम फेलियर कब नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है इसमें वो हमारे को दिया है फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है ना वो NET, ठीक है, नेचर, एक्सटेंट और टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। दूसरा है कि वो जो भी रिजल्ट्स है ऑडिट प्रोसीजर्स के उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, दोबारा से मतलब सब कुछ अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। और सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, जो भी कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सब सिग्निफिकेंट मैटर्स थे उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। तो अब हम इसमें रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स, ठीक है। फिर हु हैज़ परफॉर्म द ऑडिट वर्क एंड द टाइम व्हेन इट वाज परफॉर्म, हु हैज़ रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड द टाइम व्हेन द ऑडिट वर्क वाज रिव्यूड, ठीक है। और फिर कोई भी अगर ऑडिटर ने कोई भी डिस्कशन की है मैनेजमेंट के साथ सिग्निफिकेंट मैटर के ऊपर तो वो भी आएगी इसमें। और अगर कुछ भी ऑडिटर को लग रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है तो वो भी आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर, एक्सटेंट एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी एंटिटी है तो हमारे को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज कैसा है उसका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा है, बेसिस ऑफ कंक्लूजन कैसा है। अगर वो जो बेसिस ऑफ कंक्लूजन है वो फिक्स्ड है, डिटरमाइनेबल है तो हमारे को कम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेगी। लेकिन अगर वो जजमेंट पे बेस्ड है ना, या फिर कोई असेंप्शन पे बेस्ड है तो हमारे को ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कि ऑडिट एविडेंस हमने कैसे ऑब्टेन करे हैं, या ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे थे, और ऑडिट मेथोलॉजी कैसी थी, टूल्स कैसे थे, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, जो भी समरीज है सिग्निफिकेंट मैटर्स की, कोई भी एनालिसिस किया है हमने, कोई भी इम्पॉर्टेंट मेल्स किया हमने किसी से, या इशू मेमोरेंडा है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ भी मतलब ऐसा है जो भी सपोर्ट कर रहा है वो सारे एग्जांपल्स में। फिर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो वो है सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट्स। सुपरसीडेड है जैसे हमने 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनाए पर हमारे को जो 5th वाला था वो हमारा फाइनल है, तो जो 3-4 है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। और दूसरा है कि कोई भी अगर हमने नोट्स बनाए हैं प्रीलिमिनरी थिंकिंग करते हुए, सोचा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो रही है उसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ओनरशिप किसकी है, कौन है ओनर इस ऑडिट डॉक्यूमेंट में। ऑब्वियसली कौन है, ऑडिटर, यस। ऑडिटर इज़ द ओनर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से प्रॉपरली रखे, ठीक है। और वो पहले बहुत ना टेरर होता था, यार ऑडिट होने वाला है, ऑडिट होने वाला है, होता था ना। पर अब तो कंपनीज ने अपना इंडिविजुअल ऑडिटर रखा होता है कईयों ने, तो इतना ज़्यादा अब ऐसा इतना भी ज़्यादा टेरर नहीं रह गया। तो ऑडिट, तो अगर क्लाइंट चाहे ना तो वो ऑडिट से पूछ भी सकता है कि कैसे कैसे कर रहे हो, पर ऑडिटर के आप क्या बता सकते हैं क्लाइंट को कि नहीं, वो ना ऑडिटर के अपनी मर्ज़ी होती है कि वो बता सके डिस्क्रिप्शन पे कि नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि पर वो इतना ही बताए ताकि उसकी जो भी उसकी वैलिडिटी है वो अफेक्ट ना होए, ठीक है। और ना ही और क्लाइंट को ऐसा को सब कुछ मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी पता चल जाए ताकि वो कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं पाए, तो इतना ज़्यादा नहीं बताना है, वो थोड़ा बहुत बता सकता है, ठीक है। और अगर जैसे ब्रांच का कोई अलग ऑडिटर है, ठीक है, तो जो उसके जो ऑडिट ब्रांच के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं वो किस किस कौन होगा उसका ओनर,
ब्रांच ऑडिटर, और जो मेन ऑडिटर है वो उससे पूछ सकता है कि क्या क्या है, पर वो कंपेल नहीं कर सकता उसको कि आप मेरे को अपने वर्किंग पेपर्स दे दो, सब कुछ कर दो, और जो भी फ़ोटो कॉपीज दो मुझे अपनी, वो इसको कंपेल नहीं कर सकता। ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो प्रेपरेशन है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, वो कैसे होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए। ठीक है। और असेंबली क्या है, बाद में होती है जो। ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे प्रेपरेशन की, तो हम साथ साथ करेंगे, और वो क्या होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है। वो अगर टाइमली बेसिस पे करेंगे तो वो हेल्प करती है टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इवैल्यूएशन एंड रिव्यू द ऑडिट एविडेंस। ठीक है। और अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट के बाद करते हैं तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती और मतलब इफ़ेक्टिव भी नहीं होती है। ठीक है। तो अब है असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हमने सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो कर दी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जो भी किया है उसको असेंबल करेंगे, किसमें, ऑडिट फाइल में। तो ऑडिट फाइल क्या होती है, ये क्या होती है, एक रिकॉर्ड होती है। ठीक है। ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। किसकी फॉर्म में, या तो फाइल्स की फॉर्म में, या किसी भी रिकॉर्ड की फॉर्म में। ठीक है। फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। तो जो असेंबली कर रहे हैं ना हम, वो अच्छे से करेंगे। तो असेंबली के टाइम पे असेंबली शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। टाइम इसका क्या है, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। उससे लेट नहीं करेंगे हम इसको। और जब हम असेंबली कर रहे हैं तो हम ना ही कोई चेंजेस कर सकते हैं और ना ही कोई न्यू ऑडिट प्रोसीजर इसमें लगा सकते हैं। पर अगर हम कोई चेंजेस अगर कर सकते हैं तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में कैसे कैसे क्या क्या आ सकता है, जैसे कि अगर हम सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट कोई भी थे तो हम उसको रिमूव कर रहे हैं, या फिर सॉर्टिंग कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हम कोई भी डुप्लीकेशन है उसको भी डिलीट कर रहे हैं, या फिर हम साइन ऑफ करा रहे हैं कोई भी चेकलिस्ट को। तो ये सब कुछ आ जाएगा असेंबलिंग। ठीक है। तो जब हमने असेंब तो हम उसको रिटेन करके रखेंगे टिल द रिटेंशन पीरियड, ना हम उसको डिस्कार्ड करेंगे ना ही डिलीट करेंगे। रिटेंशन पीरियड क्या दिया गया है, लेस देन 7 years और मोर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और द ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। तो हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अब कोई भी मैटर्स अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद अराइज होते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। यस, हम करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे उसमें, किस सर्कमस्टांसेस के अंडर वो हुआ है। ठीक है। और क्या क्या न्यू प्रोसीजर्स उसमें अडॉप्ट किए गए हैं, और ऑडिटर ने क्या क्या न्यू प्रोसीजर्स, वो वाली तो कर लिया हमने, है ना। क्योंकि और बाय होम, किसने और कब किया है ये सारे चेंजेस वगैरह। ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक इस ऐसे का है वो है कि जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम या नहीं। ठीक है। तो पहले अगर हमारे को कोई भी मैटर को जज करना है तो हमारे को कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी फॉर्म एक्सटेंट है, जो भी जो फॉर्म एक्सटेंट है ना of significant matters will depend on the extent of professional judgment। तो मतलब जो फॉर्म और एक्सटेंट है ना, जो भी हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स की डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड कर सकते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स जिसमें हमको डिफ़िकल्टी आई हो, या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसने मटेरियल में स्टेटमेंट को स्टेट किया हो हमारे को। ठीक है। या आइडेंटिफाई करने में हेल्प की हो रोमम को, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट को। ठीक है। तो ये सब कुछ आ सकता है। और लास्ट में हम जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो उसकी हम समरी बनाएंगे। ठीक है। जैसे हम लास्ट में सोचते हैं ना कि यार एग्ज़ाम के टाइम में अगर समरी हो तो कितना ईजी हो जाएगा हमारे को।
रिवाइज़ करना, वैसे ही हमारे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी बनानी चाहिए। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी में क्या क्या इंक्लूड करनी चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स और कैसे कैसे उसको हमने डील किया है और कैसे कैसे उसने कंक्लूड करने में ऑडिटर की हेल्प करी है। वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है अगर बहुत बड़ी लार्ज फॉर्म है जिसको ऑडिट किया जा रहा है, या स्मॉल है तब भी बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारे को मतलब क्रिस्प दे देगी वो कि क्या क्या सब कुछ हमने ऑडिट प्रोसीजर यूज़ किए, क्या क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए, क्या क्या कंक्लूजन्स लिए। तो होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ आया होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। सो एट लास्ट थैंक यू धीरज अरोड़ा सर। और लास्ट में आप सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक शायरी के थ्रू बताऊँगी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। थैंक यू।